हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज 17 अप्रैल है और आज के दिन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में बनाया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में बनाया जाता है और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH की तरफ से बनाया जाने वाला पूरे विश्व में जो है हीमोफीलिया की जागरूकता के लिए इसे 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में बनाया जाता है। तो आज इस अवसर में हम हीमोफीलिया को डिटेल से समझते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है और क्या क्या इसके लक्षण हैं और इसका कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे उपचार किया जा सकता है, क्यों इसे ब्लीडर्स डिजीज़ या रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। आइए इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझते हैं। देखो, हीमोफीलिया जो है, पहले आप इसके वर्ड पे जाइए। हीमोफीलिया ये जो वर्ड है, ये हीमोफीलिया जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिला है। एक तो है हाइमा और दूसरा है फीलिया। हाइमा और फीलिया। हाइमा का मतलब होता है ब्लड, रक्त, और फीलिया का अर्थ होता है लव, फीलस। जहां पर भी फीलिया या फीलस वर्ड होता है इसका मतलब होता है लव, अफेक्शन। तो जहां इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप गौर से देखें तो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि खून से प्यार, ठीक है। लेकिन इसका जो वास्तव में मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ इसका अलग निकल रहा है कुछ। क्योंकि इस रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का जो थक्का बनता है, क्लॉट जो बनता है, जो स्कंदन जो होता है, वो क्रिया नहीं होती या देर से होती है और इस वजह से ब्लड का लॉस होता है। लगातार खून जो है वो बहता रहता है, ठीक है। तो कुछ हद तक इसका जो शाब्दिक अर्थ है थोड़ा अलग दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कोई वैम्पायर्स, आपने वैम्पायर्स वाली मूवीज़ बहुत देखी होंगी। हॉलीवुड में वैम्पायर्स से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ बनती है। वैम्पायर्स वो होते हैं जो मनुष्य के खून का, गर्म खून चूसने के आदी होते हैं, ऐसे लोग। तो एक तरह से ये हीमोफीलिया ऐसा है, कुछ वैम्पायर ही है जो आपके शरीर का खून चूस के लेके जा रहा है, ठीक है। तो हीमोफीलिया को खून से बड़ा प्यार है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। हीमोफीलिया को खून से बड़ा प्यार है। अगर आपके थोड़ा सा चीरा लग गया, कट लग गया, तो आपका खून लगातार वो चूसता रहेगा, काफ़ी देर तक आपका रक्त जो है वो बहता रहेगा, मतलब ये है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा अलग तरीके से है, थोड़ा अलग मायने में है, ध्यान रखना है। दूसरा, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखो, नाम से ही जाहिर हो रहा है, ब्लीड यानी रक्त का बहना, ठीक है। ब्लड का ब्लीड, ठीक है। ब्लीड यानी क्या होता है? रक्त का बहना। तो ब्लीडर्स डिजीज में क्या होता है, यानी कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त जो है वो लगातार बहता है। और क्यों बह रहा है? चीरा लगने के बाद में, कट लग जाने के बाद में, चोट लगने के बाद खून जो है वो लगातार बहता रहता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता, और थक्का नहीं बनता तो खून लगातार बहता रहता है। और बहने की वजह से ही आपके शरीर से खून बाहर लगातार निकल रहा है, इसीलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, इसे रॉयल डिजीज भी कहा गया है, इसे शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग भी कहते हैं इसे। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो रोग है वो इंग्लैंड का जो शाही परिवार है उसमें पाया गया। इंग्लैंड में जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया जो थी, उसमें सबसे पहले इसके लक्षण देखे गए। वो उसमें कहाँ से आए? उसके पिताजी से या किसी उत्परिवर्तन से आए, लेकिन उसमें इसके लक्षण देखे गए। लक्षण से मतलब उसे वाहक के तौर पे उसे पहचाना गया। और चूंकि रॉयल परिवार में था तो धीरे धीरे उसके पूरे वंशागति जो होती गई और वो पूरे वंश में फैल गया। चूंकि शाही परिवार से संबंधित है, इंग्लैंड के राजा महाराजों से संबंधित ये रोग है, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज भी कह दिया गया। तो इसके 3 नाम, हीमोफीलिया इसका साइंटिफिक नेम है ही है। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, लगातार खून बहता रहता है, इसलिए ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। और ये परिवार ये जो रोग है ये
इंग्लैंड के शाही परिवार से संबंधित है, उन लोगों को भी ये रोग है, इसलिए इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। इस रोग की सबसे पहले जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो थे जॉन ओटो। इन्होंने 1803 में इस रोग का विवरण दिया और इसे सबसे पहले जो है बताने वाले व्यक्ति जो जॉन ओटो थे 1803 में, जॉन ओटो, इन्होंने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया, इसका विवरण दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो समझनी है वो ये है कि ये जो रोग है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। सबसे महत्वपूर्ण और जो मेन बात है ये आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो इसी से आते हैं और सारा कंसेप्ट भी इसी लाइन में ही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो रोग है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। यह जो है सेक्स यानी कि लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग। लिंग सहलग्न क्यों कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है उसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो जो है वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, जो आपकी बॉडी का निर्धारण करते हैं। वो महिलाओं में भी उतने ही हैं, वही कार्य करते हैं, और पुरुषों में भी वही हैं, उतने ही हैं, वही कार्य करते हैं। दो महत्वपूर्ण गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो मनुष्य में लिंग का निर्धारण का कार्य करते हैं, यानी कि पुरुष होना है या फिर महिला होना है इसका निर्धारण वो करते हैं, लिंग गुणसूत्र निर्धारण करते हैं। अब यदि लिंग गुणसूत्रों से किसी रोग का वहन हो रहा है, अगर वो अगली पीढ़ी में उन एक्स और वाई से अगर जाता है तो उसे लिंग सहलग्न डिजीज कहते हैं। तो पहली बात, ये जो हीमोफीलिया है वो कैसा रोग है? लिंग सहलग्न है, मतलब एक्स या वाई से इसका निर्धारण होगा। ठीक है, दूसरी बात, अप्रभावी रोग है। अप्रभावी क्यों है? क्योंकि ये जो लक्षण है वो अप्रभावी है। ये अपने आप को तब प्रकट करेगा जब ये कैसी अवस्था में आए? जब ये समयुग्मजीय अवस्था में हो। समयुग्मजीय अवस्था में ही अपने आप को प्रकट करेगा। अप्रभावी से जब भी आप बात समझें तो इसी तरीके से समझें कि जब कोई लक्षण अपने आप को केवल और केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट करे। हमेशा कौन सी अवस्था में प्रकट करेगा अपने आप को? समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट करे। ऐसे लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब लिंग सहलग्न है, एक्स या वाई से संबंधित है, तो एक्स से या वाई से किससे संबंधित है? तो आपको ये याद रखना है, ये एक्स गुणसूत्र से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? एक्स गुणसूत्र से संबंधित रोग है। ठीक है, अभी हम इसके बाद में इसकी जो ये टाइप्स पढ़ने के बाद में इसकी वंशागति को और डिटेल से समझेंगे, तब आपको इससे संबंधित और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका बिंदु है वो ये है कि हीमोफीलिया रोग के क्या लक्षण है, क्या विशेषता होती है। तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, हमारा जो रक्त का थक्का जो बनता है चोट लगने के बाद, वो थक्का या तो अधूरा बनता है, इनकम्प्लीट बनता है, या फिर बनता ही नहीं है या बनने में समय लेता है। ठीक है, इस वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल मनुष्य में जो है वो लगभग 3 मिनट से 6 मिनट में ब्लड क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। मान लो मुझे कोई यहाँ चीरा लगा, कोई कट लगा और ब्लीडिंग होना शुरू हुई, तो 3 से लेकर 6 मिनट में वहाँ अपने आप जो है क्लॉट बन जाता है, गुच्छा बन जाता है ब्लड का, और ब्लड बहना जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन जिसमें ये रोग होगा हीमोफीलिया, उनमें इसमें काफ़ी समय लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो ब्लड ज़्यादा बाहर निकलेगा, और ब्लड बाहर ज़्यादा निकलेगा तो उसके बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो समय ज़्यादा लगता है, इनकम्प्लीट होता है, और या फिर बनता ही नहीं है। हम सब जानते हैं, देखो यहाँ अब बात करेंगे हम इसके टाइप्स की। तो हम सब जानते हैं कि जो मैंने पिछला वीडियो भी बना रखा है ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात समझने के लिए ब्लड क्लॉटिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड क्लॉटिंग के जो है
वो 13 कारक होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। ये जो चीरा लगने के बाद वहाँ जो गुच्छा बना जिसकी वजह से रक्त बहना बंद हुआ, उसको बनाने में 13 कारक कार्य करते हैं। कितने कारक काम करते हैं? 13 कारक काम करते हैं। और इन कारकों में कौन सा कारक एब्सेंट है, उस आधार पर इसके टाइप्स का निर्धारण किया गया है। देखो, हीमोफीलिया होता है 4 प्रकार का। अधिकतर बुक्स में जो है सामान्यतः हीमोफीलिया 2 ही दिए हुए हैं, लेकिन आप गूगल पर, विकिपीडिया पर सर्च करके आप इसे डिटेल से समझें तो ये 4 प्रकार का हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया ए सबसे पहला है, हीमोफीलिया ए, जिसे क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया ए भी कहते हैं। और ये जो 13 कारक है, उन 13 कारकों में जो 8वें नंबर का कारक जो है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की एब्सेंस में होता है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है ये नहीं होता, और उस वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसे हीमोफीलिया ए कहते हैं। दूसरा, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी जो है वो 9 नंबर का जो कारक है उसकी अनुपस्थिति में होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 अगर अनुपस्थित होता है तो इसे हीमोफीलिया बी कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है उस 9 को क्रिसमस कारक कहते हैं। ये जो 9 है उसे क्रिसमस कारक कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। इसी वजह से इस हीमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज कह देते हैं। ठीक है, क्रिसमस डिजीज, हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज कहते हैं या क्रिसमस हीमोफीलिया कह देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिसमस फैक्टर एब्सेंट रहता है, इसलिए क्रिसमस डिजीज कह देते हैं। इसके बाद हीमोफीलिया सी है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 की अनुपस्थिति में होता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 11वां अनुपस्थित होता है तो हीमोफीलिया सी होता है। एक और हीमोफीलिया है जिसका नाम है पैरा हीमोफीलिया। ये क्लॉटिंग फैक्टर 5 की एब्सेंस में होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 5वें नंबर का अगर अनुपस्थित होता है तो उसे पैरा हीमोफीलिया कहते हैं। तो हीमोफीलिया ए 8वें के एब्सेंस से, हीमोफीलिया बी 9वें के एब्सेंस से, हीमोफीलिया सी 11वें के एब्सेंस से, और पैरा हीमोफीलिया 5वें क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस से होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें विश्व में ये रोग कितना पाया जाता है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति कितनी है, तो ज़्यादातर इन 2 की ही चर्चा की जाती है। सबसे ज़्यादा यही होते हैं, जिसमें हीमोफीलिया सबसे ज़्यादा है। ये लगभग 7500 व्यक्तियों में से 1 व्यक्तियों में मिल जाएगा। इसकी ये फ्रीक्वेंसी 7500 में से 1 व्यक्ति हीमोफीलिया ए से ग्रसित मिल जाएगा लगभग। इसी तरह हीमोफीलिया बी जो है ये थोड़ा और रेयर है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हीमोफीलिया ए ही है। हीमोफीलिया बी 40,000 लोगों में से 1 होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, और ये दोनों और भी रेयर हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी जो वंशागति होती है वो क्रिस क्रॉस वंशागति ही होती है। क्रिस क्रॉस वंशागति ही होती है, जो हमने वर्णांधता में भी पढ़ी। और आपके लिए एक छोटा शॉर्ट वीडियो भी मैंने क्रिस क्रॉस पर बना रखा है। जब कोई वंशागति माता से बेटे में और बेटे से बेटी में जाए, यानी कि फीमेल से मेल और मेल से फीमेल में जाए, या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, मेल से फीमेल, फीमेल से वापस मेल में जाए, तो इस तरह की वंशागति क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। और हीमोफीलिया में भी वंशागति क्रिस क्रॉस प्रकार की ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वंशागति कैसे क्या होती है, कैसे ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इसमें प्रश्न दिए जाते हैं कि इसकी शादी अगर इस ऐसे व्यक्ति से हो जाए तो क्या होगा, वंशागति रिलेटेड। और सबसे महत्वपूर्ण भी है, आपको समझना होगा। और वंशागति समझने से पहले आपको उनके जीनोटाइप अगर समझ लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने में। देखो, जीनोटाइप की अगर हम चर्चाएं करें तो चूंकि ये हीमोफीलिया है तो हम X पर H लगा देंगे, क्योंकि X से रिलेटेड है तो X पर ही करेंगे। H वर्ड हीमोफीलिया से ले लिया। ठीक है, अब फीमेल्स जो है वो 3 तरह की हो सकती है। एक ये फीमेल, ये जीनोटाइप हो सकता है। एक ये फीमेल हो सकती है, ये जीनोटाइप हो सकता है। और एक जीनोटाइप फीमेल्स में ये हो सकता है। 3 जीनोटाइप फीमेल्स में हो सकते हैं। ये जो महिला होगी इसमें हीमोफीलिया की कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, कोई जीन ही नहीं है जो जिसमें म्यूटेशन हुआ हो।
तो ये है, तो हम इसे सामान्य महिला कहेंगे। ठीक है, बात करें XHX, चूंकि हमने अभी क्या बात की कि ये रोग जो है वो अप्रभावी है, रेसेसिव है, तो ये अपने आप को कब प्रकट करेगा? जब ये समयुग्मजीय अवस्था में, यानी कि दोनों कारक इसके हो तभी। तो यहाँ सिर्फ एक है, इसका मतलब ये वाला अपने आप को प्रकट करेगा जो प्रभावी है, तो ये भी महिला सामान्य ही होगी। लेकिन इसमें है तो सही कारक हीमोफीलिया का, तो ये अगली पीढ़ी में इसके साथ जा जरूर सकता है, इसलिए ये है वाहक। ऐसी महिलाएं या ऐसे व्यक्ति, ठीक है, मेन फीमेल दोनों के लिए हम ये शब्द यूज कर सकते हैं, जिनमें उस रोग का कारक है लेकिन स्वयं अफेक्टेड नहीं है, उसे अगली पीढ़ी में लेकर जरूर जाते हैं, वो वाहक कहलाते हैं। स्वयं में खुद में वो रोग नहीं होगा लेकिन उसका कारक मौजूद है, उसे हम अगली पीढ़ी में भेज दें तो मैं उसके लिए क्या होऊंगा? वाहक होऊंगा। तो इस तरह की महिलाएं वाहक होती हैं। नेक्स्ट, चूंकि इसमें दोनों है, समयुग्मजीय अवस्था हो गई, तो ये महिला कैसी होगी? रोगी होगी। अब बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में तो एक ही एक्स होता है, तो एक स्थिति ये बन सकती है और एक स्थिति ये बन सकती है। जब ये स्थिति है तो वो सामान्य होगा और ये स्थिति है तो रोगी होगा। तो पुरुष जो है वो या तो सामान्य हो सकता है या रोगी हो सकता है, वो वाहक नहीं हो सकता। पुरुष जो है, मेल्स जो होते हैं इसमें सामान्य होंगे या फिर रोगी होंगे, वो वाहक नहीं होंगे। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप यहाँ ये भी समझ लेना, ये जो हीमोफीलिया आता है किस वजह से होता है? ये उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की वजह से होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है, उस एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन पाए जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के, ये वाले फैक्टर्स बनाने के। और अगर वो जीन में कोई किसी तरह का बदलाव हो जाए, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, और उस बदलाव से ये कारक एब्सेंट हो, तो हीमोफीलिया होगा। ठीक है, अब वंशागति की बात करते हैं, हम केस की बात करते हैं, कौन कौन से केस हो सकते हैं। हम 2 केसों पे यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो एक सामान्य महिला थी, ये सामान्य महिला है और इसका विवाह हमने करवा दिया, एक रोगी व्यक्ति से इसका विवाह करवा दिया। ये मान लो ये रोगी हो गया कि नहीं पुरुष। ये सामान्य महिला थी, इस सामान्य महिला का विवाह एक रोगी पुरुष से हो गया, ये रोगी पुरुष है, इससे हो गया, तो आपको इसकी वंशागति बतानी है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले इसके युग्मक बनाने हैं। ये 2 युग्मक, इसमें तो चूंकि एक ही प्रकार होंगे सारे युग्मक, तो एक ही युग्मक होगा। इसमें 2 तरह के युग्मक होंगे, ये युग्मक बना दिए। अब आपको हर संभव इनके क्रॉस करवाने हैं, इसका इससे भी, इसका इससे भी। तो ये हमने इसका एक क्रॉस कराया, इसका क्रॉस करवाया, तो ये XH और यहाँ X और Y। अब देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये पुरुष है, XY मेल होगा, तो मेल में क्या हुआ? रोग हुआ क्या? H कहीं है? नहीं, तो ये पुरुष कैसा हुआ? सामान्य पुरुष हुआ। लेकिन महिला यहाँ देखो, तो महिला कैसी हो गई? यहाँ ये है तो सामान्य, लेकिन कैसी है? वाहक है, सामान्य और वाहक है। तो यहाँ 100% बच्चे, सभी बच्चे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सामान्य होंगे। लेकिन महिलाएं जो है वो कैसी होगी? सभी की सभी 100% महिलाएं कैसी होगी? वाहक होंगी। कैसी होंगी? वाहक होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ देखो क्रिस क्रॉस वंशागति भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पुरुष रोगी था, लेकिन पुरुष से किस में गया ये गुण? महिला में गया। अब अगर इसका विवाह हम सामान्य पुरुष से करवाते हैं तो वो पुरुष में जाने वाला है। तो अगर मेल मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में जाती है तो ऐसी वंशागति को हम क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। चलो ये भी हम करके देख लेते हैं। अब ये जो अगला जो हम केस देखें तो वो केस हम ऐसे करते हैं, एक सामान्य, ये जो वाहक महिला थी, अब इसका एक सामान्य पुरुष से क्रॉस करवा देते हैं। ये सामान्य पुरुष हो गया, इसे किसी तरह का कोई रोग नहीं है। अगर इनके बीच में इनका विवाह होता है और इनकी संतानें होंगी तो आप उसकी चर्चा करते हैं। चलो इसकी चर्चा करें। इससे जो युग्मक बनेंगे वो 2 युग्मक बनेंगे, X और Y। इससे भी 2 युग्मक बनेंगे, X और XH। अब इनके आप क्रॉस करवाएं, ये क्रॉस करवा देते हैं, इसका इससे अगले से भी करवा देते हैं। तो क्या हुआ? XX और इधर XH। ठीक है, फिर इसका इन दोनों से क्रॉस करवाते हैं, ये पहला क्रॉस और ये दूसरा क्रॉस, X और Y।
फिर XHY, तो ये मेल, देखो मेल है ये, और हो गया कैसा, रोगी। इस मेल को देखो, ये सामान्य मेल है। इन दो फीमेल्स है, ये सामान्य फीमेल है, ये भी सामान्य है, लेकिन है कैसी, वाहक है। लेकिन कैसी है, वाहक है। तो देखो अभी क्या देखा हमने, पुरुष रोगी था, पुरुष से ये गुण किस में गया, महिला में, ये महिला से अब वापस किस में आ गया, मेल में आ गया। तो इस तरह की वंशागति क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। ठीक है, तो दूसरा केस भी हमने देख लिया। तो यहाँ अगर इसके रिजल्ट्स की चर्चा करें तो रिजल्ट क्या होंगे, इसमें दोनों जो महिलाएं हैं यानी कि 100% महिलाएं कैसी होगी, सामान्य होगी। लेकिन वाहक की बात करें तो 50% महिलाएं कैसी है, यानी कि 2 में से 1 यानी कि 50% हो गई, तो वाहक होंगी। पुरुषों की बात करें तो इसमें 50% पुरुष, 2 थे, 1 सामान्य 1 रोगी, तो 50% पुरुष कैसे हो गए, रोगी हो गए। ठीक है, 2 में से 1 हाफ हो गया, हाफ 50%। ठीक है, तो 50% पुरुष कैसे होंगे, रोगी होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये जो रोग है, ज़्यादातर जो एक्स लिंक्ड जो रोग होते हैं वो पुरुषों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं बजाय महिलाओं के। क्यों, क्योंकि महिलाओं में ये जो कंडीशन है ये बहुत रेयर है। क्यों, क्योंकि इनमें ऐसी स्थिति में, चूंकि महिलाओं में जो है वो प्यूबर्टी एज के बाद में, यानी कि यौवनारंभ जो होता है 12 से 14 वर्ष की उम्र में, जब उनमें जो मेनार्की जिसे कहते हैं, रजोदर्शन जो है, उस समय ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू होती है और मासिक धर्म में इतना ब्लीड हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग उनमें होती है कि वो जो है वो ज़्यादातर जीवित नहीं रह पाती। तो ऐसे में ये गुण अगर आता है तो भी ये इस धरती पर विद्यमान होगा ही नहीं। तो ये वाली स्थिति बहुत कम है। इस वजह से महिलाएं या तो सामान्य होती है या वाहक होती है, लेकिन पुरुष जो होंगे वो या तो सामान्य होंगे या रोगी होंगे। तो ये गुण ज़्यादातर, ये रोग ज़्यादा किन में पाया जाएगा, पुरुषों में ये रोग पाया जाएगा। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आपको उसका जवाब देना है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने इसके जवाब दिए, इसी तरह मेहनत करो। प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि एक वाहक महिला है, कैसी है ये, वाहक महिला, इसका विवाह एक रोगी पुरुष से करवा दिया है। इन्होंने देखा ही नहीं कि इसको हीमोफीलिया है और इनका विवाह करवा दिया। तो आपको बताना है कि इसमें परसेंट निकालना है, कितने प्रतिशत बॉयज़ और कितने प्रतिशत गर्ल्स जो हैं वो रोगी होंगी। ठीक है, कितने प्रतिशत लड़के और कितने प्रतिशत लड़कियां इसमें रोगी होंगी, आपको रोगी बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, ये आपको करना है। अब बात करते हैं इसके उपचार की कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो या तो इसमें जीन थेरेपी की जा सकती है, उस जीन में सुधार किया जा सकता है, या फिर ये जो फैक्टर्स अगर कोई सा एब्सेंट है तो वो फैक्टर्स जो है दिया जा सकता है बाहर से उसे। ठीक है, तो इस तरह इस रोग का उपचार संभव है। या तीसरा उपचार एक ये होता है कि अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, रक्त आधान जिसे कहते हैं वो किया जा सकता है। या साधारण भाषा में हम कहते हैं ना कि खून की बोतल चढ़ा देंगे, तो वो खून की बोतल चढ़ा देंगे ताकि उसकी जो खून की जो कमी आई वो कमी दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज इस 17 अप्रैल के दिन हम जो वर्ल्ड हीमोफीलिया जो मनाया जाता है उसमें हमने हीमोफीलिया को डिटेल से समझा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।